सेक्शन 20 आई थिंक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? हाँ, सेक्शन 20 ये है सेक्शन 20 अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं। देखिए सेक्शन 15 क्या था हमारा कि सबसे लोअर कोर्ट जो होगी सेक्शन 15 सिंपली हमें ये बताता है कि लोएस्ट कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे, है ना? रिकॉल कर लीजिए एक बार सारा। सेक्शन 15 हमें क्या बोलता है? वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किए जाएंगे। किसमें? सबसे पहले वहां पर वाद लगाए जाएंगे, सिविल सूट वहां फाइल किया जाएगा जहां पर कि हम सबसे लोएस्ट कोर्ट जो होगा वहां पर सूट फाइल किया जाएगा, मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि सबसे लोएस्ट से मतलब ये है कि आप अपीलीव कोर्ट जो है या हाईएस्ट कोर्ट है वहां सीधे नहीं चले जाएंगे। हमारे पास एक सीक्वेंस है, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश। तो जो सीक्वेंस है हम उस सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले आपका केस देखा जाएगा कि कहां पर फाइल किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो लोएस्ट कोर्ट है जहां पर कि आपका केस फाइल किया जा सकता है वहां केस लगाया जाएगा, है ना? फिर आपका 16 है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन समटाइम्स इन मूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति के संबंध में। चल संपत्ति के बारे में सिर्फ एक कॉज है इसमें, अदरवाइज पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में ही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे सूट, चाहे वो पार्टीशन के हों, चाहे वो प्रॉफिट के हों, चाहे वो रिडम्पशन के हों, जहां पर किसी का राइट और इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड हो, कंपनसेशन से रिलेटेड हो, तो वो सारे के सारे सूट सेक्शन 16 में फाइल किए जाएंगे। कहाँ? जहां पर कि प्रतिवादी डिपेंडेंट का रेसिडेंस है, निवास करता है, या जहां पर वो बिजनेस करता है, कारोबार करता है, या जहां पर वो प्रॉफिट गेन करता है। जहां अगर इस तरह का प्रॉफिट गेन किया जाता है, इन तीनों कंडीशन में डिपेंडेंट जहां रहता है वहां पर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस फाइल कर सकते हैं। फिर आपका सेक्शन 17 कहता है कि कहां पर इस तरह के केस फाइल किए जाएंगे जहां पर की जुरिस्डिक्शन ज्यादा कोर्ट्स में आ रहा है, एक से ज्यादा अगर जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है तो फिर कहां फाइल किए जाएंगे। तो क्लियरली यहाँ आपको ये राइट है कि अगर जुरिस्डिक्शन आता है, जैसे कि प्रॉपर्टी मान लीजिए भोपाल में इंदौर, उज्जैन, देवास तीनों के हिस्से में आ रही है, इतना बड़ा लैंड है कि कहीं ना कहीं वो देवास को और उज्जैन को दोनों को टच करता है, तो यहाँ देवास और उज्जैन दोनों में से कहीं भी आप केस फाइल कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो। फिर 18 हमें कहता है कि जहां पर कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्लियर नहीं है, मींस अनसर्टेन है, वहां पर जहां भी आप फाइल करना चाहें। ठीक। फिर आपका सेक्शन 19 जो है वो हमें बताता है कि मान लीजिए हेलो हेलो 17 समझ नहीं आया वापस से। 17 ये है, 17 में ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब है 17 समझ नहीं आया ना? 17 देखो इसी में नीचे लिखा है सेक्शन 17 ऑफ सीपीसी केम इनटू पिक्चर, स्टेट्स इन द एनी कोर्ट द केस कैन बी इंस्टीट्यूटेड। कहां पर? जहां पर कि मान लो जैसे मैंने बोला कि 100 एकड़ का लैंड है, ठीक, अब 100 एकड़ का एक खेत है बहुत बड़ा, चमन तुम्हारी भाषा में एक बड़ा सा खेत है, ठीक। अब अगर वहां पर वो खेत आधा हिस्सा उसका देवास के हिस्से में आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है, और आधा उज्जैन में आता है, अब हम कहाँ लगा देंगे केस? तो हम दोनों जगह, अगर वो प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है और उसका अगर हमको केस फाइल करना है तो हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? उज्जैन में भी लगा सकते हैं और देवास में भी लगा सकते हैं, ठीक। अब 18 में क्या दिक्कत है कि मान लो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई अचल संपत्ति के लिए वाद लगाना है जिसमें कि ये निश्चित नहीं है कि उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ आ रहा है। अब मान लो कि जैसे मैंने अभी बोला कि 75% तो उज्जैन में जुरिस्डिक्शन आ रहा है और 25% उज्जैन देवास में आ रहा है। अभी क्या करेंगे हम? जहां पर अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि इसके लिए एक केस भी कल हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ अगर कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन है जो कंफर्म नहीं है, और जैसे कल एक दिल्ली न्यायालय वाला केस मैंने समझाया था उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का, कि जम्मू कश्मीर और 3 जगह अगर कोई प्रॉपर्टी फैली हुई थी, जालंधर, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, अब केस लगाया गया दिल्ली हाईकोर्ट में। तो क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति का इतना अगर प्रॉपर्टी है और अलग अलग जगह पर है तो जुरिस्डिक्शन अगर दिल्ली का हाईकोर्ट में आता है तो केस फाइल किया जा सकता है।
इसी तरह 18 में क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है जिसका कि कोई जुरिस्डिक्शन है डिसाइडेड नहीं है, तो फिर वहां किसी भी न्यायालय में उसे लगाया जा सकता है जो कि सबसे पहले उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, नियरेस्ट जो भी होगा वहां पर, है ना। क्लियर है? 18, 17 और 18 कि जहां एक जगह तो बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है और एक जगह जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं है। ठीक, 17 में तो बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है तो आप कहीं भी लगा दें, 18 में निश्चित नहीं है तो भी आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सारा चीजें क्लाइंट पर डिपेंड करती है, पक्षकारों पर निर्भर करती हैं, ऐसा नहीं है। पक्षकार के जो वकील है और जो प्रेजेंटेशन होता है जहां पर हम केस फाइल करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि उन्हें किस केस को लेना है, कहाँ जुरिस्डिक्शन आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है। तो जो प्रेजेंटेशन में जितने भी जुडिशरी के ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जितने भी वहां पर जो लीगल अथॉरिटीज बैठी होती हैं, वो क्लियरली हमें बता चुकी होती हैं कि कौन कौन सा ऐसा केस है जो फाइल किया जा सकता है किस कोर्ट पे और कौन सा नहीं किया जा सकता है। और ये चीजें क्यों क्लियर करना जरूरी है, अभी सेक्शन 22 में मैं आपको और अच्छे से आपको सुनने को मिलेगा कि क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जुरिस्डिक्शन सिमिलर हो, है ना। अब 17 और 18 क्लियर है, 15, 16, 17, 18 क्लियर। 19 पर हम आएंगे। 19 ये हमें कहता है शरीर या जंगम संपत्ति, बॉडी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। जंगम संपत्ति से मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर शरीर मतलब सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग होता है ना कि किसी पर्टिकुलर टॉर्ट्स में जो हमने पढ़ा था सिविल अधिकारों का उल्लंघन, तो यहाँ सिविल रॉन्ग या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किए गए जो भी रॉन्ग है उनके लिए वाद कहाँ लगाया जाएगा, सेम चीज वहीं जहां पर कि वो एक्ट किया गया है। ए और बी के बीच झगड़ा होता है, ए है इंदौर का, बी है देवास का, झगड़ा हुआ है उज्जैन में। उज्जैन में और देवास दोनों जगह केस लगाया जा सकता है जहां पर प्रतिवादी रहता है, वहां जहां पर वो एक्ट घटित हुआ है, जो घटना घटित हुई है वहां। इसी तरह प्रतिवादी जहां पर निवास करता है, जो सेक्शन 20 है आपका, क्लियर ये बोलता है कि मान लीजिए हमने जितने भी सेक्शन अभी पढ़े 15, 16, 17, 18, 19, उनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है हमारे पास, अभी हम क्या करें, कहाँ केस लगा दें भाई, कोई कंडीशन नहीं, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई मैटर नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, सिविल रॉन्ग से रिलेटेड नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हम केस लगाने के लिए कहाँ जाएंगे, कैसे डिसाइड होगा कि अब केस कहाँ लगाया जाए। देखिए केस लगाने का राइट सभी को है, पर कहाँ लगाया जाएगा, क्या जुरिस्डिक्शन में आता है, ये बहुत जरूरी है। उस कंडीशन में फिर हमारे पास सेम चीजें आ जाती हैं कि जहां पर आप केस अगर हम फाइल करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के अगेंस्ट करेंगे, ये तो फैक्ट है। ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ एक पक्षी कार्यवाही होती है, कार्यवाही हमेशा दो पक्षी होती है, मतलब ए है और बी है, एक प्लांटिफ है और बी डिपेंडेंट है, एक वादी है एक प्रतिवादी है। ऐसा तो है नहीं कि वादी अकेला किसी चीज के लिए केस लगा देगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में जहां पर ये बी है, मतलब कि हमारा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट जहां रहता है वहां, जहां पर वो कारोबार करता है या बिजनेस करता है वहां, या फिर जहां से वो किसी भी तरह का प्रॉफिट गेन करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका 10 जगह कारोबार चल रहा है, एक उसका परमानेंट एड्रेस है, बाकी की जगह पर उसका कुछ कुछ ऐसे शहर है जहां से कि वो हमेशा डील करता है और हमेशा से वो बिजनेस करता आया है। एक उसका फिक्स जगह है, डिसाइड है, बाकी कई सारी कंट्रीज अलग अलग शहरों में उसका बिजनेस है। तो जितने भी ये शहर है जहां से कि वो किसी न किसी तरह से प्रॉफिट गेन करता है, हम वहां पे उसके अगेंस्ट केस लगा सकते हैं अगर कोई केस इस तरह का कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन वाद का कारण, सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु, वाद सूट, प्लांटिफ वादी, डिपेंडेंट प्रतिवादी, इन शब्दों को रट लीजिए, सीपीसी पढ़ना है तो प्लीज। अगर किसी को भी इन चीजों में अभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वाद ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होता है कि किस कारण से हम वाद लगा रहे हैं, वाद लगाने के पीछे पर्पस क्या है। विषय वस्तु उस केस से रिलेटेड सारे मैटर्स जो कि उस केस में लगाए जा रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े। अब है आपका जुरिस्डिक्शन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है ना। अब इस जुरिस्डिक्शन पर भी क्वेश्चन अराइज होता है। क्यों? अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्लियरली बता दिया जाता है कि इस जगह पर ये केस चलाया जाना चाहिए और यहीं पर चल जो आपका जो केस है वो यहीं पर चलाया जाएगा, तो प्रेजेंटेशन में ही ये डिसाइड हो जाता है।
अब कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि इस तरह की चूक हो जाती है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए किसी कोर्ट को कोई केस सुनने का राइट नहीं है। हो सकता है कि मान लो कि आपके यहाँ पर सभी लोग ने शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा हो, मान लो कोर्ट नंबर 22 सेकेंड क्लास जज का कोर्ट है। अब उन्हें पर्टिकुलर पेक्युलरी ज्यूरिसडिक्शन भी उनका डिसाइड है। अब ये 22 कोर्ट नंबर में कोई ऐसा केस चला गया जिसको कि उन्हें सुनने का अधिकार नहीं था, केस चल रहा है। अब इस केस चलने के दौरान अगर कोई डिपेंडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर तो इस कोर्ट में ये केस चलाया ही नहीं जा सकता, या इस कोर्ट को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर वाले केस सुनने का राइट नहीं है, तो क्या, जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट का भी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है। कुछ कोर्ट सिर्फ और सिर्फ बाल न्यायालय देखती हैं, कुछ कोर्ट्स क्या होती हैं सिर्फ एमपीबी के केस देखती हैं, कुछ सिर्फ एनडीपीएस के देखती हैं, कुछ सिर्फ सिविल देखते हैं। तो जब ये इस तरह का ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, अब मान लो कि कोई जज साहब के यहाँ पर हम एमपीपी का वो केस देख रहे हैं सिर्फ विद्युत का, और हम वहां जाकर प्रॉपर्टी का केस लगा दें और वो केस वहां पर चलता रहे और बाबू लोग भी उसमें डेट पे डेट लगाते रहे, तो एक टाइम के बाद तो होगा ना कि अरे ये तो ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट मैटर को सुनने का इस कोर्ट को राइट नहीं है। और इस तरह का ये जो है क्लासिफिकेशन ये होता है, हर एक जजेस को अलग अलग चीजों, कुछ ऐसे होते हैं जो सारी चीजें देखते हैं पर कुछ को डिसाइड कर दिया जाता है जिसे कि स्पेशल जज बोला जाता है। रिपीट कर दूंगी ये चीजें, क्या होता है हमारे यहाँ कोर्ट में, जैसे कि कभी अब अगर जब भी सब लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विजिट पे जाएंगे तो आप लोग देखना हर कोर्ट के बाहर रूम नंबर डाले हैं, इसी के साथ कुछ कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट में डिक्लेयर किया गया है ना, जैसे मैम यस वो पहले ही मना नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये केस फाइल नहीं होगा? वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चूक होती है एक तरह की, कई बार इस तरह की बाय मिस्टेक हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई केस चल ही रहा है, उसी बीच उनका ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गया है ना, अब वो सारे केस तो ट्रांसफर हो जाते हैं बट कई बार बाय मिस्टेक एक दो केस ऐसे हो गए जो रह गए और वहीं पर वो चल रहे हैं केस पे, उस पे हियरिंग की डेट लगती जा रही है। उस कंडीशन में अब यहाँ पर डिपेंडेंट को ये राइट है कि वो यहाँ पर आपत्ति ले, आपत्ति किसमें, सेक्शन 21 में, ऑब्जेक्शन टू द ज्यूरिसडिक्शन 21 हमें ये राइट देता है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर केस किसी कार्रवाई के लिए या किसी विचारण के लिए सही नहीं है तो वहां पर हम उसका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन लेने के भी राइट है, वो ऑब्जेक्शन लेने के लिए भी 3 कंडीशन है जिस पर कि ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। अब जैसे कि तुमने बोला कि क्या शुरू में ही मना कर देना चाहिए, है ना, सिंपली सबसे पहली चीज क्या है, अगर मुझे पता है कि मेरा केस इसी कोर्ट में चल रहा है जिसे सुनने का वो राइट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसी चीज पर एक्शन लूंगी कि नहीं यहाँ पर ये केस नहीं चलाया जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर इनिशिएटिव लेते हुए सबसे पहले हम उसके बारे में ये बात करेंगे कि ये केस यहाँ नहीं सुना जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसे एक होते हैं, देखिए अभी हम जब ऑर्डर 7 पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी, जब कोई केस हम लगाते हैं, सिविल सूट जब हम फाइल करते हैं, तो जैसे कि मैंने पर्टिकुलर चीजें मेंशन कर दी उसमें कि इतने इतने प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैंने कोई केस फाइल किया जिसमें मैंने बोला कि मुझे इस प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन चाहिए, इसी के साथ किसी ने अननेसेसरी पोजीशन ले रखा है तो मुझे उसका पोजीशन पे स्टे भी चाहिए, ठीक, और इसके साथ मुझे चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो उसके बदले में कंपनसेशन, मतलब मैंने क्या प्रेयर की है कोर्ट से, 3 चीजों के लिए मैंने रेमेडी मांग लिया, एक तो मैंने मांगा डिक्लेरेशन के लिए, एक मैंने मांगा स्टे के लिए कि वो पोजीशन मुझे दिलाया जाए और स्टे लगाया जाए जो भी पोजीशन हुआ है उस पर, तीसरा मैंने मांगा कि मेरी प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है उसके बदले में मुझे कंपनसेशन दिया जाए, ठीक। अब ये तीनों चीजें जब मैं किसी केस में मेंशन करती हूँ तो यहाँ पर जैसे ही अपन ने केस फाइल किया है एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है इसका, अभी आप लोगों को डिटेल में आगे ऑर्डर 7 में हम पढ़ेंगे, आज समझने के लिए समझ लीजिए क्योंकि एक वर्ड है बात पर इशू, वहां पर आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर जब मैंने केस फाइल किया तो मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने केस फाइल किया, प्रतिवादी ने उसका आंसर किया, दोनों पक्षों के आंसर जब आ जाते हैं, जैसे मैंने तो केस फाइल कर दिया, उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट जिसे बोला जाता है WS, मतलब प्रतिवादी का जवाब, प्रति दावा, अब अगर वो आ गया तो उसके बाद तीसरी स्टेज होगी कि कोर्ट इशू बनाता है, इशू मतलब मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे किस चीज के, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये 3 चीजें मांगी ही कोर्ट से, प्रेयर किया है कि मुझे इन 3 चीजों पे रेमेडी चाहिए,
अब इन तीनों पे कोर्ट ये देखेगा कब, जब तक कि प्रतिदावा नहीं आ जाता। प्रतिदावे से मतलब है प्रतिवादी का उस वादी के अगेंस्ट में जवाब नहीं आ जाता। डिफेंडेंट जब तक रिटन स्टेटमेंट उस केस के अगेंस्ट में नहीं दे देता तब तक इशू नहीं बनाए जा सकते। अब हमें ऑब्जेक्शन लेने का राइट कहाँ पर है, जब तक कि इशू न बन जाए। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं डिपेंडेंट हूँ और मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट भी दे दिया, रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद इशू बन जाएंगे, इशू बन जाएंगे देन एविडेंस पे केस चला जाएगा और बीच की और भी कई सारी प्रोसीजर है। अब मुझे अगर ये लगता है कि यहाँ पर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वाद पद लिख लीजिए इसे, वाद पद का मतलब होता है मुद्दे बनाए जाना, और मुद्दे कोर्ट बनाती है। जजेस को राइट होता है किसी जब कोई फाइल आ जाता है तब उस पर इशू बनाए जाते हैं, वो इश्यूज जो है उसके हिसाब से फिर एविडेंस चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 3 रेमेडी मांगी थी उस पर इशू अगर बन जाए और उसके बाद मुझे होश आए कि नहीं इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है और अब इस केस को कहीं और आप ट्रांसफर करिए, तो यहाँ ये गलत होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि जहां पर बात पद न बने, जो मतलब कि यहाँ पर सबसे पहली चीज ये होगी कि पहले ही मैं इस ऑब्जेक्शन को ले लूं शुरुआत में ही, ठीक। या फिर अगर किसी की पेक्यूलरी ज्यूरिस्डिक्शन डिसाइडेड है वहां पर उस कंडीशन भी में मैं क्लियर कर दूं कि नहीं यहाँ पर इस कोर्ट को यहाँ इस तरह का केस देखने का राइट नहीं है। मतलब पेक्यूलरी ज्यूरिस्डिक्शन आर्थिक क्षेत्राधिकार, किसी कोर्ट को 3 लाख तक के केस देखने का अधिकार है, वहां पर 10 लाख का केस चल रहा है, तो यहाँ मेरे पास ये राइट है कि मैं यहाँ डिनाई करूँ कि ये कोर्ट को ये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए इस केस को ट्रांसफर किया जाए कहाँ, जहाँ कोई भी कंपेटेंट कोर्ट में, मतलब सक्षम न्यायालय में, उस सक्षम न्यायालय में इसे ट्रांसफर किया जाए जहां पर कि इस तरह का केस, बैठ जाओ तुम्हारी क्लास चल रही है। तो इस तरह के केसेस फाइल कर किए जा सकते हैं जहां पर कि पेक्यूलरी ज्यूरिस्डिक्शन हो, ठीक है। फिर एक सबसे बड़ी चीज होती है पर्टिकुलर अपील के मामले में, या तो अपील या पुनरीक्षण, रिवीजन, अपील, और सबसे मेन चीज होती है आपका एग्जीक्यूशन। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, जैसे कि हमारे पास किसी मैटर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट था, उसको लेकर आज्ञप्ति मिल चुकी है, आज्ञप्ति से मतलब है डिक्री मिल चुका है, डिक्री मिला है तभी जाकर हम ऑर्डर 21 में उसका एग्जीक्यूशन लगाएंगे, है ना। अब हम एग्जीक्यूशन अगर लगाते हैं और एग्जीक्यूशन लगाने के बाद डिपेंडेंट तो हमेशा चाहेगा कि उस एग्जीक्यूशन को डिले करता जाए, क्यों क्योंकि अगर वो एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा, उसे वो सारा पेमेंट देना है, जो भी जिस भी रिलेशन में वो केस है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन अगर लगा दिया तो डिपेंडेंट के ऊपर ये प्रेशर है कि उसे तो वो सारी शर्तें पूरी करनी होंगी जो कि उसे अपील में डिक्री होल्डर को उस डिक्री में मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर तो अगर मान लीजिए कि कोई अपील लगाया गया है, कोई डिवीजन लगाया गया है, या कोई एग्जीक्यूशन लगाया गया है, वहां अगर किसी क्षेत्राधिकार ज्यूरिस्डिक्शन के लिए या लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के लिए आपत्ति तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होगी जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो न्याय विफल हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए इस चीज को, 21 नॉर्मली सभी पर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होने के साथ कुछ कंडीशंस हैं कि भाई आप स्टार्टिंग में जो आपके इश्यूज बनने की स्टेज है किसी केस की, उसके पहले आप यहाँ मेंशन कर दें कि यहाँ ये केस गलत ज्यूरिस्डिक्शन में चल रहा है, या फिर आप पेक्यूलरी ज्यूरिस्डिक्शन गलत है वहां आप अवेयर कर दें कि ये केस गलत ज्यूरिस्डिक्शन में है। बट थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि क्या किसी अपील, रिविजन और एग्जीक्यूशन का अगर सूट है तो क्या हम इजीली यहाँ पर कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, क्योंकि अपील, रिवीजन और एग्जीक्यूशन का जो केस है इस मामले में कोर्ट तभी उसे एक्सेप्ट करेगा ज्यूरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को जबकि ये क्लियरली मेंशन हो जाए कि अगर इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया तो यहाँ पर फेल्यूर ऑफ जस्टिस, एक वर्ड सभी को दिख रहा होगा, फेल्यूर ऑफ जस्टिस, कि न्याय विफल हो जाएगा या न्यायालय की विफलता हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर किसी भी तरह के केस को ज्यूरिस्डिक्शन के बिहाफ पर इतनी चीजें हैं तभी आप उस पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम?
किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगी। कोई भी चीज ऐसी जो आप लोगों को समझ नहीं आई हो सेक्शन 21 का। क्लियर है सभी को? कोई एक आंसर कर दो भाई। मैम गुड एक बार मॉर्निंग मैम। वापस से थोड़ा समझा दूं। ठीक है, वैसे कोई रिप्लाई आता है ना तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं अकेली चिल्ला रही हूँ क्लास में बैठकर। कोई तो रिप्लाई किया करो। देखिए सेक्शन 21 आपका किस चीज से रिलेटेड है? ऑब्जेक्शन टू द ज्यूरिसडिक्शन। हम किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर ऑब्जेक्शन कब उठा सकते हैं? कब? 3 कंडीशन में। अगर हमें लगता है ये तो मैटर किसका है, देखिए एक चीज और यहाँ मैं क्लियर करूंगी, हम किसी भी चीज के लिए केस लगाएं, वो केस सही है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? हमेशा कोर्ट ही करती है। अगर मान लीजिए किसी सूट के संबंध में मैंने सेक्शन 21 का एप्लीकेशन लगाया, उस एप्लीकेशन को लगाए जाने का डिसीजन किसके हाथ में है? कोर्ट के ही पास है ना। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ज्यूरिसडिक्शन सही है या गलत है। अब मान लो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये ज्यूरिसडिक्शन गलत है, तो मैं एटलीस्ट एप्लीकेशन तो लगाऊं। अब मैं लगाऊंगी तो कब लगा सकती हूँ? लगाना चाहिए मीन्स कि कब वो एक्सेप्ट हो सकता है? कब? जब सबसे पहले तो वाद पत्र स्थिर किए जाने के पहले। वाद पत्र से मतलब होता है यहाँ पर इश्यूज। अगर कोई केस चल रहा है, उस चलने के दौरान केस अगर फाइल किया जाता है तो स्टार्टिंग की जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, हर एक केस की स्टेज होती है। अगर किसी ने अभी तक कोर्ट में प्रैक्टिस किया होगा या इंटर्नशिप भी किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कोर्ट में केस का स्टेज होता है। किस स्टेज पर केस है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब मान लीजिए फाइनल हियरिंग पे केस है और आप बोले फाइनल हियरिंग, लास्ट वाली हियरिंग पे केस चल रहा है, उस टाइम पर आपको होश आता है कि नहीं हमारा तो ज्यूरिसडिक्शन ही गलत था कोर्ट का और ये केस तो फाइनल हियरिंग पे आ गया जो कि गलत है, तो उस समय पर क्या वो ऑब्जेक्शन करने का कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। हम कब ये ऑब्जेक्शन लेना चाहिए? स्टार्टिंग में। कब? जबकि आपके इश्यूज नहीं बन जाते हैं। इश्यूज कब बनते हैं? जब मैंने केस फाइल किया, डिपेंडेंट जो है उसने भी उसका आंसर फाइल कर दिया, उसके बाद कोर्ट में इश्यूज बनते हैं। अब अगर डिपेंडेंट को ऑब्जेक्शन है कि मेरा केस गलत कोर्ट में चल रहा है, तो डिपेंडेंट उस रिटर्न स्टेटमेंट के पहले ही आर्टिकल 21 सेक्शन 21 का जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर देना चाहिए उसे कि नहीं यहाँ तो ज्यूरिसडिक्शन ही गलत है, मैं इस कोर्ट में अपना WS दूंगा ही नहीं, है ना। पहली चीज तो वो। सेकंड, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो किसी मैम हाँ वो अगर मालूम रहता तो जाता ही क्यों वहां? क्या? अगर ये चीज उसके सामने वाले को पता होती तो वो जाता क्यों उनके पास? क्या नहीं पता होता? आप बोल रहे हो कि जब पहले पहले इशू बनने के पहले ये चीज बतानी चाहिए, हाँ, तो ये तो क्लियर हो जाता है। तो वो पता होता तो वो जाता ही नहीं वहां। तो यहाँ प्लेंटिफ ने केस लगाया है, 2 व्यक्ति होते हैं केस में, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। अगर वादी ने किसी गलत इंटेंशन से जानबूझ के किसी गलत जगह पर केस लगा दिया है तो प्रतिवादी का तो उसमें नुकसान है ना, तो वो तो पहले ही अवेयर हो जाएगा कि नहीं ये केस गलत जगह चल रहा है। सेकेंड थिंग कि अगर प्रेजेंटेशन से कोई मिस्टेक हुआ है तो भी यहाँ पर डिपेंडेंट यहाँ पर प्लेंटिफ और डिपेंडेंट दोनों को राइट है आर्टिकल सेक्शन 21 में। और तीसरी कंडीशन ये कि अगर सच में कोई केस गलत ज्यूरिसडिक्शन में बाय मिस्टेक या पहले से है और फिर उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन चेंज हुआ है तो भी यहाँ पर दोनों यहाँ पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है कोर्ट गलत, अगर कोई केस है और वो गलत जगह पर चला गया है या गलत जगह लगा दिया गया है या इंटेंशनली लगा दिया गया है या बाय मिस्टेक लगाया गया है या ज्यूरिसडिक्शन सडन चेंज हुआ है, उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं सेक्शन 12। ये कहना है। कंडीशन कोई भी हो सकती है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ज्यूरिसडिक्शन बदलता रहता है। अब केस जो चल रहे थे सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, कई बार गफलत होती है कि 1-2 केस रह जाते हैं, अब वो केस को आप ढूंढते रहो कहाँ चल रहा है, अब पता चला वो गलत ज्यूरिसडिक्शन में चल रहा है, तो अब हम उसको ट्रांसफर किसे करवाएंगे? सेक्शन 21 का एप्लीकेशन लगा कर, ठीक। और अगर इनिशिएटिवली फर्स्ट वाली जो स्टेज है तभी गलत जगह लग गया तो आप कब लगा देंगे? आपके जो इश्यूज बनते हैं उसके पहले। अब मान लीजिए कि कोई कोर्ट ऐसी जगह लग गया जिसको कि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है देखने का, क्षेत्राधिकार, कि आप 3 लाख तक का केस देख सकती हैं और आप देख रहे हैं 5 लाख तक का, तो ये राइट आपको नहीं है, तो उस पर भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकता है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट। तो यहाँ पर इस तरह के ऑब्जेक्शन कब लिए जाएंगे? ये पर्टिकुलर इस चीज से रिलेटेड है। और जब कोई चीज या मान लीजिए कि कोई ऐसा डिक्री हो गया
गलत जुरिस्डिक्शन को लेकर, तो फिर उस डिग्री की क्या वैल्यू है, या क्या वो डिग्री मैटर करेगा, या उसके बाद उससे रिलेटेड नया केस लगाने का अधिकार हमें मिल जाएगा। तो वो आपका सेक्शन 21A 1976 में अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। ए आपका अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। Filing the suit to set aside a decree passed by any on objection as to place of suing। किसी पर्टिकुलर केस अगर गलत जगह पर लगा दिया गया है, पूर्ववाद मतलब वही पहले वाला केस किसी गलत जगह पर लगा दिया गया है, तो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन इसमें लिख लीजिएगा, सेक्शन 21A के सामने लिखिएगा डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के आधार पे क्या हम कोई नया वाद ला सकते हैं? तो इसके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि क्या होता है इसके मामले में कुछ दो तरह के विचारधारा बोल सकते हैं या दो तरह के मत हैं। बम्बई, मद्रास, लाहौर, नागपुर, ये जो हाई कोर्ट हैं, इनका ये कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आज्ञप्ति पारित कर दी गई है, कोई डिक्री दे दी गई है, तो वह उस क्षेत्राधिकार के कारण, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्राधिकार के कारण एक नया सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक। और समटाइम्स इलाहाबाद और कलकत्ता के जो हाई कोर्ट हैं, उनका जो डिसीजन है इसके अगेंस्ट में है। जैसे होता है ना, कई बार अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग डिसीजन आते हैं। मैंने ये कहा कि कोई केस ऐसी जगह से फाइनलाइज हुआ है जहां पर कि उस कोर्ट को सुनने का राइट नहीं था, केस पूरा चल गया, डिक्री हो गया, डिक्री मिल गया, डिक्री होल्डर ने यहाँ पर केस उसके एग्जीक्यूशन के लिए सूट फाइल किया। अब डिपेंडेंट यहाँ क्या करेगा एग्जीक्यूशन के टाइम पर, वो ये कह सकता है कि क्या ये जो डिक्री मिला है ये डिक्री गलत जुरिस्डिक्शन की कोर्ट से मिला है, इसलिए ये मान्य नहीं है, तो मैं एग्जीक्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ या इस डिक्री को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इस संबंध में मुंबई, मद्रास, लाहौर और नागपुर, ये पुरानी चीजें हैं, चली आ रही हैं, और कुछ पर्टिकुलर मद्रास, मुंबई और नागपुर के जो हैं इनके डिफरेंट हैं। आप लोगों के लिए एक वर्क है कि 21A को थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे, और इस पे अंकिता, किरण, आदित्य, आप लोगों को आर्टिकल 21A में जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं और जो ये आ रहे हैं वेरिएशंस आ रहे हैं, इसे सर्च आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 और 21A जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। क्या हम किसी गलत जुरिस्डिक्शन की कोर्ट से मिलने वाली डिक्री को डिनाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को डिनाई कर सकते हैं, अपील को डिनाई कर सकते हैं, या रिवीजन को डिनाई कर सकते हैं? इससे लेकर 21A को आज आपको सर्च आउट करना है, और ये सभी के लिए है, जिनका मैंने नाम लिया है उनके लिए नहीं। कल मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी जब तक कि सेक्शन 21A से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर ना हो जाए। चमन, तुम्हारे लिए भी है ये। फिर हम आते हैं, आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वैसे 5 मिनट बचे हैं, नया टॉपिक हम कल से ही शुरू करेंगे, आज मैं उसका ब्रीफ कर देती हूँ। चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफर ऑफ सूट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जो हमारा पहले वाला टॉपिक था, LLB के भी स्टूडेंट्स आप लोग भी प्लीज स्पीक अप, बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। है तो सही प्रॉब्लम। हाँ, पर अब थोड़ा बहुत पढ़ लो उसके बाद बताओ। चमन, तुमको सेक्शन 1 से लेके कल 20 तक पढ़ के आना है क्लास में, ठीक है? फिर हम लोग आगे 22 तक पढ़ेंगे, और 21 भी। 1 से 20 तक ना? हाँ, 1 से 20 तक इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है। मैम पीपीटी सेंड कर देती है। मैंने सारी पीपीटी सेंड ग्रुप पे कर दी है, ये आज वाला मैं आज ही कर दूंगी, ठीक है? देखिए मैम, कॉलेज कब से शुरू है? ये कौन बोला? कॉलेज का नहीं पता भाई, कब से शुरू है क्या है, अभी तो पढ़ लो जितना पढ़ रहे हैं हम लोग। मेरा ये क्वेश्चन है, प्रवीण है, अजय है, आप लोग बताइए, चैप्टर 8 क्लियर हुआ सभी को? सेक्शन 15 से लेके 21 तक बात संस्कृत। यस मैम, बाकी तो क्लियर है, केवल
क्या बेटा? आज पढ़ा है वो पढ़ने है केवल मैम। ओके गुड। मतलब यहाँ पर बात संस्थित करने का स्थान क्षेत्राधिकार से संबंधित था हमारा ये चैप्टर कि हम कहाँ कहाँ केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जुरिस्डिक्शन 15 से लेकर 20 तक क्लियर किया गया है और 21 हमारा अलग है कि कब हम उस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, कब हम 21 में ये बोल सकते हैं कि क्या हमारे लिए जो क्षेत्राधिकार से संबंधित आपत्ति, लिख लीजिए उसे, आपत्ति कब लगाई जाती है। जैसे केस में आपत्ति यहाँ लगाई जाती है ना, तो आपत्ति लगाने के रीजन क्या होंगे, कब कब लगाई जा सकेंगी, ये आज हमने ऑब्जेक्शन टू द जुरिस्डिक्शन में पढ़ा है। फिर 21 ये बोलता है, क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या गलत जुरिस्डिक्शन में ली गई डिक्री के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन किया जा सकता है या उसके अगेंस्ट नया सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये आपको इससे रिलेटेड केस लॉज आज सर्च करते हैं, सभी के लिए है। और मुझे अटेंडेंस भाई एलएलबी वाले भेजते नहीं है आजकल, आप लोग अटेंडेंस देखकर भेजिए मुझे आज, इसका मैं भी आज एक पिक लेती हूँ। चलिए यहाँ तक समझ में आया। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 21 से लेकर 22 से लेकर 25 तक। और सभी लोग पढ़ के आना थोड़ा सा, है ना। ये है आपके जो ट्रांसफर ऑफ सूट कि कब केस को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे अभी हमने बोला कि आर्टिकल 20 सेक्शन 21 में हमने क्वेश्चन अराइज कर दिया कि भाई ये जुरिस्डिक्शन में नहीं है। अब अगर वो सेक्शन जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होता है तो डेफिनेटली केस क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसी और जगह चला जाएगा। मैंने बोला ना कि जब जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाता है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी कोर्ट में केस चल रहे हैं और सडन उनका जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब जितने भी केस वहां पर चल रहे हैं उनका क्या होगा, तो उस कंडीशन में उन सारे केस को किसी और जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर आपका शायद मंडे को होगा। इस बीच अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सब लोग आपस में बात करके एक डाउट वाला सेशन आप रखवा सकते हैं कभी भी, नो प्रॉब्लम, जिसमें आप लोग 1 से लेकर 20 तक सारा पढ़ लें और किसी को कोई डाउट हो तो एक लेक्चर अरेंज करवा लीजिए, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। हम लोग कभी भी शाम में एक लेक्चर रख लेंगे ताकि आपका 20 तक सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। वो कब हो पाएगा, जब आप लोग पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू।